नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मई 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का, वर्चुअल डिप्लोमेसी से संबंधित। उसके बाद एक आर्टिकल हमारा जो छूटा हुआ है पिछले फ्राइडे का, हेल्थ केयर से संबंधित। क्या राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज जो बड़ा ये आर्टिकल आया है, कोविड-19 की महामारी के ख़त्म होने के बाद वर्ल्ड में पावर किस प्रकार से शिफ्ट होगी, कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन सा कमज़ोर होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्चुअल डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है इस आर्टिकल के आधार पर। व्हाट इज़ वर्चुअल डिप्लोमेसी? वर्चुअल डिप्लोमेसी क्या है, और आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में वर्चुअल डिप्लोमेसी के स्कोप को भी डिस्कस करना है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। हम वर्चुअल डिप्लोमेसी डिस्कस करें इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हो? कूटनीति, ये वर्ड ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप सुनते हो। मतलब क्या होता है डिप्लोमेसी का? डिप्लोमेसी का सिंपल मतलब है आर्ट ऑफ नेगोशिएटिंग बिटवीन द स्टेट्स और इंडिविजुअल्स विदाउट अपसेटिंग एनी ऑफ देम। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। जैसे देखो, यूएसए और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करते हैं। यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आप यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को कम कर दीजिए ताकि यूएसए का माल ज़्यादा बिके इंडिया में। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यूएसए वालों को कहते हैं आप वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस हटा लीजिए। यूएसए वाले कहते हैं बदले में आप हमसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज़ कीजिए। तो ये सब नेगोशिएशन क्या है? ये डिप्लोमेसी है। और जो पर्सन्स डिप्लोमेसी को कैरी आउट करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेसी का देखो ऑब्जेक्टिव ये होता है विन विन सिचुएशन तक पहुंचना। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखो 2017 में डोकलाम में इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आ गई थी। तो ये साफ नहीं था उस समय पहले ब्लिंक कौन करेगा, पहले कौन सा देश अपने सोल्जर्स को वहाँ से लेकर जाएगा। दोनों देशों के लिए ये पसोपेश वाली सिचुएशन थी, क्योंकि जो देश पहले ब्लिंक करता, अपनी सेना को लेके जाता, तो पूरे वर्ल्ड के सामने ह्यूमिलिएशन होता कि ये देश तो डर गया। तो यहाँ पर डिप्लोमेट्स ने डिप्लोमेसी स्टार्ट की, एक विन विन सिचुएशन तक दोनों देश पहुंचे। इस प्रकार की स्टेटमेंट रिलीज की गई थी कि साइमल्टेनियसली दोनों देशों ने अपनी अपनी आर्मी को वहां से वो ले गए ताकि किसी भी देश को ह्यूमिलिएशन का सामना ना करना पड़े। ये क्या थी? ये डिप्लोमेसी थी। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने आपस में नेगोशिएशन की और विन विन सिचुएशन तक वो पहुंचे। पर्पस डिप्लोमेसी का ये होता है फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। और कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिप्लोमेसी एग्जीक्यूट होती है? जैसे देखो, इंडिया के विभिन्न देशों में फॉरेन ऑफिसेज हैं, उसी प्रकार से विभिन्न देशों के अलग अलग देशों में फॉरेन ऑफिसेज हैं, एम्बसीज, लेगेशंस, कॉन्सुलेट्स, स्पेशल मिशंस। इन सब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिप्लोमेसी इम्प्लीमेंट होती है। वैसे देखो, एक्चुअल जो नेगोशिएशन होती है वो तो डिप्लोमेट्स के बीच होती है, लेकिन डिप्लोमेट्स भी तो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर काम करते हैं ना। डिप्लोमेसी के ये सब फंक्शंस होते हैं। कम्युनिकेशन, जब एक देश को दूसरे देश को अपना स्टैंड बताना होता है तो डिप्लोमेट्स के थ्रू बताया जाता है। नेगोशिएशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इमेज मैनेजमेंट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये सब फंक्शंस हैं डिप्लोमेसी के। बिना डिप्लोमेसी के तो देखो विभिन्न देशों के बीच कोऑपरेशन नहीं इस्टाब्लिश होगा। युद्ध की संभावना ज़्यादा हो जाती है विभिन्न देशों के बीच अगर डिप्लोमेसी ना हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद तनाव पैदा हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन बैकडोर से डिप्लोमेट्स ने यूएसए के थ्रू और सऊदी अरेबिया के थ्रू बात करनी स्टार्ट की और युद्ध वाली सिचुएशन को टाल दिया गया। तो डिप्लोमेट्स ना हो तो युद्ध को अवॉइड करना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO, UN, ये भी एग्जिस्ट करके क्या करेंगी जब डिप्लोमेट्स ही नहीं होंगे नेगोशिएशन करने के लिए। तो ये हमने डिप्लोमेसी के बेसिक्स को समझा। सामान्यतः देखो होता क्या है, एक देश अपने डिप्लोमेट्स को भेजता है दूसरे देश में पर्टिकुलर इश्यूज़ पर नेगोशिएट करने के लिए।
डिप्लोमेट्स आपस में एक टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने की बातचीत करते हैं, आपस में पॉलिटिकल मूड समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे देश में सिचुएशन कैसी है, किन बातों को लेके स्टैंड को थोड़ा डाइल्यूट किया जा सकता है या फिर रेड लाइन को ड्रा किया जा सकता है। ये सारी बातें तय होती हैं जब डिप्लोमेट्स आपस में बैठते हैं एक टेबल पर। लेकिन देखो, अभी जैसा आपको पता है कोविड-19 की महामारी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंडेड हैं, तो विभिन्न देश अपने डिप्लोमेट्स को दूसरे देशों में नहीं भेज पा रहे हैं। तो वर्चुअल डिप्लोमेसी अब स्टार्ट हो गई है। पहले देखो, जब सबसे पहले टेलीग्राम आया था तो उस समय एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये तो डिप्लोमेसी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि डिप्लोमेट्स जब आमने सामने एक टेबल पे बैठते हैं ना, तभी नेगोशिएशन अच्छे से हो सकती हैं। और टेलीग्राम जैसी चीज़ों से पता नहीं लगता। जैसे आज़ादी के बाद भी काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो गया था। जब चाइना में हमारे डिप्लोमेट्स थे, वो टेलीग्राम भेजा करते थे इंडिया में, तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन हो गया था। हम ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए थे कि चाइना में क्या पॉलिटिकल मूड है, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ। लेकिन अब जो मजबूरी वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने एक बार फिर से विभिन्न देशों को वर्चुअल डिप्लोमेसी के स्कोप को एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर दिया है। हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, आमतौर पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बहुत सारी एनर्जी इसी में इन्वेस्ट हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं या फिर टॉप के मिनिस्टर्स जाते हैं दूसरे देशों में विजिट करने के लिए, तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विजिट के दौरान होने वाले एग्रीमेंट्स का मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही डिप्लोमेट्स को भेज देती हैं। मिनिस्टर्स तो सिर्फ एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन उससे पहले डिप्लोमेट्स बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं एग्रीमेंट का मसौदा तैयार करने के लिए। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है, बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि डिप्लोमेट्स जाते हैं दूसरे देश में विजिट से पहले। लेकिन अब चूंकि वर्चुअल डिप्लोमेसी हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे टॉप मिनिस्टर्स नहीं जा रहे हैं दूसरे देशों में, तो डिप्लोमेट्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से वेरियस नेगोशिएशंस कर रहे हैं। इवन इसके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर जैसे बात कर रहे हैं विभिन्न देशों में हमारे एम्बेसडर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इससे बहुत सारी एनर्जी सेव हो रही है। इसके अलावा देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने ये सजेस्ट किया था कि साउथ एशियन लीडर्स आपस में बात कर सकते हैं वर्चुअल माध्यम से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज हुई थी साउथ एशियन लीडर्स के बीच। ये काफ़ी अच्छी शुरुआत थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सजेशन रखा कि G20 का समिट हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये हुआ। इसके अलावा अभी हाल ही में नैम का समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि आने वाले समय में डिप्लोमेसी कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके अलावा एक और भी एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, वहाँ पर काफ़ी सारे इलाके में। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इंडिया में आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, महामारी वाली सिचुएशन है। तो ऐसा कहा जा रहा है वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। और इस वर्चुअल समिट के दौरान काफ़ी सारी जॉइंट स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं और कुछ एग्रीमेंट्स पर समझौता हो सकता है। लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो वर्चुअल डिप्लोमेसी का स्कोप आने वाले समय में बढ़ने वाला है, ये बात सच है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा चैलेंज है, हैकिंग प्रोन है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। एग्जाम्पल दिया जाता है, जूम एप्लीकेशन का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, लेकिन काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल सेफ नहीं है। तो इसलिए इससे पहले कि वर्चुअल डिप्लोमेसी का बोलबाला और बढ़े, वर्चुअल डिप्लोमेसी को बड़े स्केल पे इस्तेमाल किया जाए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो वर्चुअल डिप्लोमेसी के लिए वो सेफ एंड सिक्योर हो, हैकिंग प्रोन ना हो। इसके अलावा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा फंड देने की आवश्यकता है ताकि वर्चुअल डिप्लोमेसी को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट किया जा सके और जो भी टेक्नोलॉजिकल मुसीबतें हैं उन्हें दूर किया जा सके। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्चुअल डिप्लोमेसी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ केयर से संबंधित है
क्या हेल्थ केयर को फंडामेंटल राइट होना चाहिए या फिर नहीं? आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो बॉम्बे में वो लोग जो शिप्स में यानी जहाज़ों में बाहर से आए थे उनके थ्रू स्पेनिश फ्लू देश भर में फैला था। शुरुआत में सिर्फ बॉम्बे में फैला था स्पेनिश फ्लू, लेकिन धीरे धीरे देश के विभिन्न इलाकों में फैल गया। अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में कोविड-19 जो है बड़ी सिटीज़ में केंद्रित है, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, लेकिन माइग्रेंट्स जो अब इन सिटीज़ से देश के विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं, इन माइग्रेंट्स के थ्रू कोविड-19 जो है वो देश के रिमोट एरियाज़ में भी फैल सकता है, ये डर है। तो क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है या फिर नहीं है? देखो, बात करें इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की, इसे 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर। पिछले कुछ सालों से सरकार की रणनीति हेल्थ के मामले में वही है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हुआ करती है, मिनिमलिस्ट अप्रोच। मिनिमलिस्ट अप्रोच में क्या होता है, कोई देश बिल्कुल बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जनता को। जैसे देखो, हमारी सरकार इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन होती है, और एंटीनेटल केयर पर सरकार फोकस करती है ताकि जन्म के दौरान बच्चों की और मदर्स की डेथ ना हो। इस प्रकार की बेसिक फैसिलिटीज़ तो सरकार प्रोवाइड करती है, लेकिन देखो आपको भी पता है गंभीर तरह के डिजीज़ के लिए सरकार इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। सरकारी हॉस्पिटल्स में एडवांस हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए सरकार ने जो पूरा मामला है वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया है, यानी प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे छोड़ दिया है। वो बात अलग है कि सरकार अब अपनी तरफ से कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई, जो इंश्योरेंस स्कीम है। 1 साल में एडमिट होने पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है एक फैमिली को। ये सरकार की एक कोशिश है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो झेलना पड़ता है गरीब लोगों को, वो उन्हें ना झेलना पड़े। तो एक डिबेट जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, बजाय इसके कि इतना सारा पैसा सरकार खर्च कर रही है इंश्योरेंस स्कीम पे, सरकार अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो स्ट्रेंथन कर सकती थी ना, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जैसा हमने डिस्कस किया कि सरकार की रणनीति ये है कि बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और बाकी चीज़ें मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाएं, यानी प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पे छोड़ दी जाएं। हमारा खर्च जो है हेल्थ केयर पर काफ़ी कम है, 2% से ज़्यादा तो हमने कभी हेल्थ केयर पर खर्च किया ही नहीं। 2% ऑफ जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो महामारी आई है, अब हमें पछतावा भी हो रहा है। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए था, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड-19 का इलाज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। कोविड-19 का इलाज प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट सबसे आगे है। वो बात अलग है कि सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्वायर कर सकती है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन देखो इसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जैसे उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दूसरे जो मरीज़ आते हैं दूसरे डिजीज़ के इलाज करवाने के लिए, फिर वो प्रभावित होते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम बचती हैं। तो इसीलिए विभिन्न सरकारों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए था। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवर कर सकता है? देखो, वैसे तो इंडिया के ज़्यादातर राज्यों में हेल्थ केयर सेक्टर में स्टाफ की काफ़ी कमी है, रिसोर्सेज की काफ़ी कमी होती है। कोविड-19 की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन देखो, देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं, फॉर एग्जांपल केरला, जिन्होंने अच्छा काम किया है। अभी कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन कर पाने में केरला कामयाब हो पाया है। हाँ, ये बात सच है कि कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही सेकेंड वेव भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए केरला में बहुत कम केसेस सामने आ रहे हैं। जब केरला ऐसा कर सकता है तो देश के अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। तो सरकार को कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले सरकार 3 से 4% ऑफ जीडीपी हेल्थ सेक्टर पर खर्च करें,
और हेल्थ केयर का बर्डन देखो गरीब लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जो इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम, उस स्कीम का बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभी उस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है हेल्थ सेक्टर के लिए, ये देखो अच्छी बात है, बट ये इनफ नहीं है, तो अमाउंट बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम मजबूती चाहते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सहारा लेना होगा। देखो, सेंट्रलाइज्ड हेल्थ पॉलिसीज बनाओगे तो ये सभी राज्यों के लिए ठीक नहीं होगी। वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच हमें हेल्थ सेक्टर में नहीं अपनानी चाहिए। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर जो बेसिक हेल्थ केयर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, लेकिन टर्सरी हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे टर्सरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप मोटा मोटा फ्रेमवर्क बनाइए। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से आप फ्रेमवर्क बनाइए, लेकिन आप स्टेट्स को ऑटोनॉमी दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट के प्रयासों को सप्लीमेंट करने का होना चाहिए, ना कि रिप्लेस करने का। इसके अलावा देखो, अभी हेल्थ सिस्टम जो है वो फ्रेगमेंटेड है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सिर्फ अमीर लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, उनमें गरीब लोग नहीं जा सकते। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है हेल्थ सिस्टम की, इसे रिपेयर करने की आवश्यकता है, ताकि देश का हर नागरिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सके, और मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ के अभाव में किसी पर्सन की डेथ ना हो। तो यहीं पर क्वेश्चन उठता है, क्या हमारे देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो 3 पिलर्स पे टिका होता है: एक्सेस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक्सेस का मतलब ये है, अब देखो किसी जिले में सरकार ने स्कीम चला दी कि सबको फ्री में हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो फिर एक्सेस कैसे करेंगे वहाँ के लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ को। तो सबसे पहला पिलर है एक्सेस, मतलब लोग आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें। दूसरा क्वालिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्वालिटी वाली होनी चाहिए। सबसे लास्ट में अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल होनी चाहिए। अब अफोर्डेबल का मतलब या तो सरकार फ्री में प्रोवाइड करे या फिर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दे कि गरीब आदमी भी उन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सके। तो इन 3 पिलर्स पर टिका होता है किसी भी देश का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। तो हम देखो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश में ला सकते हैं धीरे धीरे। शुरुआत में जो इनकम की लिस्ट में नीचे वाले 50% जो गरीब लोग हैं, उनको यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, और उसके बाद ये नंबर जो है इसे इंक्रीज किया जा सकता है ग्रेजुअली। धीरे धीरे हमें ऐसी सिचुएशन पर पहुंचना है। हमारा जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ से संबंधित, इसमें हम राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट माने। और देखो, इसके लिए पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर दे दे राइट टू हेल्थ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं, इसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पार्लियामेंट खुद से एक कानून बनाए, संविधान को अमेंड करे और आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखे कि राइट टू हेल्थ जो है एक फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा होता है तो हम बेहतर ढंग से यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, क्या राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट होना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 की महामारी की वजह से वर्ल्ड में पावर किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेनली देखो 5 पॉइंट्स इस आर्टिकल में दिए जाते हैं कि पावर किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है कोविड-19 की महामारी की वजह से। एशिया का फिर से राइज हो रहा है। देखो 18वीं शताब्दी में एशिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की जीडीपी में ऑलमोस्ट 50% था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में, और नेवल एक्सपेंशन भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी किया, मतलब उनकी नेवी मजबूत हुई। इस वजह से यूरोप के ये देश एशिया के देशों को अपनी कॉलोनी बना पाए और एशिया के देश पिछड़ने लगे। लेकिन देखो अब वक्त ऐसा आ गया है कि एशिया फिर से इमर्ज हो रहा है, मतलब एशिया फिर से पावरफुल बनके उभर रहा है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में एशियन
इकोनॉमीज़ ने काफ़ी रिजिलियंस शो किया, शोक को आसानी से एशियन कंट्रीज़ एब्जॉर्ब कर पाए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ चरमरा गई 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो अब ना सिर्फ चाइना बल्कि एशिया के दूसरे जो देश हैं वो पावरफुल बन के उभरेंगे इस महामारी के बाद, और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होंगे। नेक्स्ट ट्रेंड जो और ज़्यादा क्लियर होगा कोविड-19 की महामारी के बाद वो है यूएसए का रिट्रीट। देखो पिछले 100 सालों से वर्ल्ड में जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, लीग ऑफ नेशंस, उसके बाद यूएन बना, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बने, इन सब में यूएसए ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन अब धीरे धीरे यूएसए की जो पावर है वो कम हो रही है। अब यूएसए की कैपेसिटी भी कम हो रही है और यूएसए की विलिंग पावर भी कम हो रही है वर्ल्ड के अफेयर्स को शेप करने की। ये बात देखो सिर्फ ट्रंप की नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते हैं, नए राष्ट्रपति आएंगे तो वो फिर से यूएसए को इस प्रकार से इनेबल करेंगे कि यूएसए वर्ल्ड अफेयर्स में अपनी भूमिका को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, आप ट्रेंड देखिए, 2001 के अफगानिस्तान वार ने और 2003 के इराक वार ने यूएसए की कमर तोड़ के रख दी है। ट्रंप से पहले ओबामा ने भी इस बात को माना था कि यूएसए अब पीछे से एक्ट करेगा, फ्रंट पे जाके नहीं खेलेगा। और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने उन्होंने तो अमेरिका फर्स्ट की बात करनी स्टार्ट कर दी, और यूएसए जो ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाता था, यूएसए ने पीछे हटना स्टार्ट कर दिया। और अब देखो यूएसए ने जिस प्रकार से कोशिश की कि मेडिसिन्स कोविड-19 की हमें मिले, मेडिकल इक्विपमेंट्स हमें पहले मिले, तो अब तो ये भी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहना स्टार्ट कर दिया है कि अमेरिका अलोन, मतलब जो लीडर होता है ना वो सबकी देखता है, वो पूरे वर्ल्ड की देखता है। यूएसए पहले पूरे वर्ल्ड की बात किया करता था कि वर्ल्ड में हमें टेरर मिटाना है, वर्ल्ड में हमें ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना है, लेकिन अब यूएसए का ध्यान सिर्फ अपने पे है, अपने पे ही है, मतलब अमेरिका अलोन। पहले ट्रंप बात किया करते थे अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले बाकी बाद में, लेकिन अब जिस प्रकार से यूएसए एक्ट कर रहा है उससे तो ये जाहिर होता है कि अब यूएसए ने अमेरिका अलोन की पॉलिसी अपना ली है। और देखो एक खास बात कि पहले तो विभिन्न देशों को यूँ लगता था कि यूएसए आज भी सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर वाला देश है, तो यूएसए की जो विलिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये महामारी यूएसए में फैली है और चाइना इसको रोकने में सफल रहा है, तो कुछ देशों को तो ये भी लगने लगा है यूएसए के पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, तभी तो यूएसए में ये महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई। इसके बाद तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन देखो ऑलरेडी काफ़ी सारे चैलेंजेस से घिरा हुआ था, जैसे ब्रेग्जिट, ब्रिटेन अलग होना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, लेकिन किन शर्तों पर, किन कंडीशंस पर अलग होगा, इस पर लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है। 4-5 साल हो गए, 2016 में रेफरेंडम हो गया था ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अलग होने को लेकर, लेकिन अभी तक फाइनल रिलेशन कैसे होंगे अलग होने के बाद, इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा देखो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे और वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनका कल्चर अलग है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, जबकि जो पुराने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर अलग हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, तो दोनों ग्रुप्स के बीच सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है। तो काफ़ी सारे मुद्दों पर विचारों का डिफरेंस रहता है कि रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन के रिलेशन कैसे होने चाहिए, चाइना से किस प्रकार से डील किया जाए, समझ गए। तो अभी क्या हुआ, कोविड-19 की महामारी जब फैली तो शेंजन जो वीज़ा होता है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती, ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। विभिन्न देशों ने इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने बॉर्डर बंद कर लिए। तो यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा कमज़ोर होगा, यूनिटी जो है यूरोपियन यूनियन की और ज़्यादा कमज़ोर होगी इस महामारी के बाद। नेक्स्ट ट्रेंड ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है और इस महामारी के बाद हम और ज़्यादा असर्टिव चाइना देखेंगे। वैसे देखो जब से शी चिनफिंग चाइना के राष्ट्रपति बने हैं ना, पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हुई हैं। इतना ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति शायद ही चाइना ने पहले कभी देखा हो। माओ से कंपैरिजन किया जाता है चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का। अभी पहले क्या होता था, चाइना में एक रूल होता था कि कोई भी पर्सन चाइना में 2 बार से ज़्यादा टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन अब ये रूल भी हटा दिया गया है। तो 2022 के बाद भी ये शी चिनफिंग चाइना के राष्ट्रपति बने रहेंगे,
ऐसा एक नैरेटिव इमर्ज होके आ रहा है। आगे क्या होगा ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि 2022 के बाद भी यही राष्ट्रपति बनेंगे। तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है। एक प्रकार से सिग्नल दिए हैं चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कि अब यूएसए को रिप्लेस करके चाइना ग्लोबल हेजमन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, जैसा हमने सैटरडे की डिस्कशन में भी डिस्कस किया था। यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। पहले यूएसए ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी चाइना के राइज में, क्योंकि देखो यूएसए और चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। यूएसए के कुछ पॉलिसी मेकर्स को लगता था कि अगर हम चाइना के साथ व्यापार बढ़ाएंगे तो इससे चाइना भी थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब चाइना थोड़ा सा पॉलिटिकली ओपन होगा। लेकिन यूएसए गलत था। यूएसए को अब ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो चाइना और यूएसए के बीच कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लास्ट में बात करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस की, जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ। ये तो देखो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तब भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से ठप रहती थी। अब एक बार फिर से यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ठप है। और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं, ये देखो पहले यूएसए की कठपुतली हुआ करती थी, लेकिन आज चाइना की पावर बढ़ी है, तो कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के इशारों पर काम करने लगी हैं। तो मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस का पैरालिसिस की तरफ जाना ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ज़्यादातर देश वेस्ट एशिया के ऑयल पे डिपेंड करते हैं। ऑयल के दाम काफ़ी कम हुए हैं, ऑयल की डिमांड काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा यूएसए भी काफ़ी शेल गैस प्रोड्यूस करने लगा है। विभिन्न देशों का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी, तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इनके बीच कंपटीशन और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा आएगी। तो ये 5 मेजर ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं कोविड-19 की महामारी के बाद। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से समझा। फिलहाल हमारी डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।